हेलो बच्चों, आज मैं आपको नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स हिंदी में चैप्टर का नाम है राष्ट्रीय तथा संबंधित समाहार के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा। ठीक है ना। तो कल जैसा कि मैंने आपको क्या करवाया था, पिछले पार्ट में नेशनल इनकम वाले चैप्टर की थ्योरी करवाई थी, आज मैं न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ जिससे बैलेंस बना रहेगा। उन चीज़ों को करने के लिए क्वेश्चन को हमें करने के लिए सबसे पहले कुछ चीज़ों को समझना जरूरी है। जैसे चैप्टर का नाम क्या है, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। तो नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स को करने के लिए हमें सबसे पहले समझना है नेशनल इनकम होता क्या है। मान लो मैंने क्या बोला, एक देश में जितनी भी इनकम हो रही है, एक नेशन में जितनी भी इनकम हो रही है, वही क्या है, हमारी नेशनल इनकम है। हिंदी में मैंने बोला कि एक राष्ट्र में, राष्ट्रीय आय होती है ना, एक राष्ट्र में जितनी भी इनकम हो रही है वो क्या है, आपकी राष्ट्रीय आय है। तो हमें कुछ चीजों को समझना जरूरी है। सबसे पहले मैंने बोला ग्रॉस और नेट, चार चीजों को अगर हम ध्यान में रखेंगे क्वेश्चन हमारा सॉल्व होगा। ग्रॉस और नेट, डोमेस्टिक और नेशनल, प्रोडक्ट, मार्केट और प्राइस, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट, है ना। हमें इनमें अंतर समझना जरूरी है। ठीक है। तो सबसे पहले क्या आ रहा है, ग्रॉस और नेट आ रहा है। ठीक है। तो ग्रॉस और नेट का मतलब क्या होता है, देखो ग्रॉस और नेट हमें निकालने के लिए ग्रॉस को हिंदी में, सबके मैंने हिंदी में नाम भी बगल में ब्रैकेट में लिख रखे हैं। ग्रॉस का मतलब होता है सकल और नेट का मतलब होता है शुद्ध या निव्वल। देखो जब मैं बोला कि मैं ये बोर्ड खरीदने गया था तो ये 1000 रुपए का था, आज इसको 1 साल हो गए, आज मैं बेचूंगा 1000 का बिकेगा, मान लो 800 का 700 रुपए का बिकेगा ना। तो जितना इसके मूल्य में गिरावट आई हो, इसका मूल्य ह्रास हुआ, तो इसके मूल्य ह्रास को अगर मैं माइनस कर दूंगा इसके एक्चुअल प्राइस में से, तो क्या होगा, मेरा नेट वैल्यू निकल के आएगा। और अगर मूल्य ह्रास इसमें ऐड रहेगा तो क्या होगा, ये सकल वैल्यू होगा। तो जब मैं ग्रॉस से नेट पे आऊंगा, जब मैं सकल से शुद्ध पे आऊंगा, माइनस होगा डेप्रिसिएशन, और जब मैं शुद्ध से सकल पे जाऊंगा तो प्लस होगा डेप्रिसिएशन। ठीक है ना। मूल्यह्रास के मैंने कुछ नाम भी होते हैं यहाँ लिख रखे हैं, जैसे स्थिर या स्थायी पूंजी का उपभोग या अचल पूंजी का उपभोग, और भी नाम होते हैं, क्वेश्चन करते वक्त हमें पता चलेंगे और भी नाम। और दूसरा मैंने क्या बताया, डोमेस्टिक और नेशनल में मैंने बताया है डिफरेंस। देखो जब मैं डोमेस्टिक से नेशनल पे आता हूँ, यानी जैसे मैंने बोला कि मेरे मान लो कुछ स्टूडेंट क्या है, इंडिया में भी पढ़ते हैं, कुछ स्टूडेंट मेरे से, मान लो वैसे है नहीं मान लो कि कुछ स्टूडेंट मेरे से विदेश से भी जुड़े हुए हैं, वैसे रियल में है नहीं। ठीक है। अगर मान लो विदेश से भी पैसा आ रहा है और भारत से भी आ रहा है, ठीक है, तो विदेश से भी पैसा आया, भारत से भी पैसा आया, दोनों को मैंने जोड़ दिया तो क्या बन गई, नेशनल इनकम बन गई। और वो किस नाम से हमें बुक में क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, शॉर्ट में कहते हैं NFIA, हिंदी में कहते हैं इसको विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। जब मेरे को डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना होता है तो मैं प्लस करता हूँ NFIA, और जब नेशनल यानी राष्ट्र से मेरे को घरेलू पर, जब मेरे को नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना होता है तो माइनस करता हूँ विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। पर किसी किसी क्वेश्चन में क्या होता है, आपको विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय दिया हुआ ही नहीं होता है, तो क्या करते हो आप, ये निकालने के लिए, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय निकालने के लिए क्या करते हो, विदेशों से प्राप्त साधन आय माइनस में विदेशों को प्राप्त साधन आय, यानी विदेश से कितना पैसा आया और भारत से कितना पैसा विदेश को गया, वो माइनस कर दोगे तो निकल के आ जाएगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय निकल के आ जाएगा ना। शॉर्ट में कहते हैं इसको हिंदी में से माइनस को करना, क्या करना, से माइनस को करना। अब यहाँ पे एक चीज प्रोडक्ट को मैं बता देता हूँ। प्रोडक्ट क्या होता है, आपका कांस्टेंट होता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आता है। तो बचा आपका क्या, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। ठीक है ना। जब मैं बात करता हूँ मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट, बच्चों यहाँ पे एक चीज गलत है, यहाँ आएगा आपका, यहाँ पे आएगा आपका प्लस और यहाँ पे आएगा आपका माइनस। ठीक है ना। हाँ, अब देखो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे मैं आता हूँ कि जब मैं मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आऊंगा, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आऊंगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा NIT, यानी विदेशों से प्राप्त, सॉरी शुद्ध अप्रत्यक्ष कर आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है ना। और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाऊंगा तो प्लस हो जाएगा NIT। तो फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या होता है, मान लो मेरे को, मैंने कोई सामान बनाया, सामान जब बनाया मेरे को ये सामान बनाने में 10 रुपए लागत आई। अब 10 रुपए लागत आई, सरकार को टैक्स भी देना है ना, जब मैं सरकार को टैक्स दूंगा तो इस सामान की लागत कितनी होगी, 20 रुपए हो गई। तो अब इसकी मार्केट प्राइस कितनी है, 20 रुपए है। तो जितनी कॉस्ट आई वो और सरकार ने जो टैक्स लिया वो ऐड करना पड़ता है, तब जाके मार्केट प्राइस बनती है। तो अगर मैं इसमें ऐड कर देता हूँ शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, जो मेरे को सरकार को भी टैक्स देना है GST के रूप में, तो कौन सा है आपके पास अभी अप्रत्यक्ष कर, किस फॉर्म में है, GST है, तो GST हमें ध्यान में रखना है। ठीक है ना। तो आपका NIT क्या होगा, यहाँ पे GST होगा। तो अगर मैं इसमें GST ऐड कर दूंगा तो आपका क्या हो जाएगा, मार्केट प्राइस बन जाएगा, और अगर GST माइनस कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, फैक्टर कॉस्ट बन जाएगा। ठीक है। तो कहीं कहीं मान लो अगर यदि आपको फैक्टर कॉस्ट यानी NIT, सॉरी कहीं कहीं आपको अगर शुद्ध अप्रत्यक्ष कर या नेट इनडायरेक्ट टैक्स नहीं दिया हुआ रहता है तो उसको भी हम निकालते हैं क्वेश्चन में, उसकी जगह कुछ और चीजें दी हुई रहती हैं। अप्रत्यक्ष कर माइनस आर्थिक सहायता जैसी चीजें दी हुई रहेंगी। आप क्या करोगे, अप्रत्यक्ष कर में से आर्थिक सहायता यानी इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी को माइनस कर दोगे तो आपका NIT निकल के आ जाएगा। ठीक है ना।
अब चैप्टर के सबसे मूल नाम को समझेंगे। चैप्टर में क्या आ रहा था, राष्ट्रीय आय तथा संबंधित समाहार, समाहार आ रहा था ना, और इंग्लिश में नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, एग्रीगेट्स आ रहा था ना। अब एग्रीगेट्स होते कौन कौन से हैं, आपके नेशनल इनकम वाले चैप्टर में टोटल 8 तरह के एग्रीगेट्स होते हैं, ठीक है। जीडीपी एट एमपी, फिर जीडीपी एट एफसी, फिर जीएनपी एट एमपी, फिर जीएनपी एट एफसी, फिर एनडीपी एट एमपी, एनडीपी एट एफसी, फिर आपका एनएनपी एट एमपी, एनएनपी एट एफसी। इन 8 में से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये दोनों हैं, एनडीपी एट एफसी और एनएनपी एट एफसी। एनडीपी एट एफसी अगर क्वेश्चन में बोलेगा घरेलू आय निकालो, तो घरेलू आय निकालने के लिए हमें एनडीपी एट एफसी निकालना होगा, और यदि बोलेगा राष्ट्रीय आय निकालो, तो राष्ट्रीय आय निकालने के लिए हमें क्या निकालना होगा, एनएनपी एट एफसी निकालना होगा, ठीक है बच्चों। अब मैं इससे रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन करवाता हूं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है मैं लिख लेता हूं, 1 मिनट देना, क्वेश्चन में निकाल लेता हूं। 400 और आईटी कितना दिया हुआ है आपको, 300, ठीक है। निकालने के लिए क्या बोला है आपको, एनडीपी एट एफसी निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, एनडीपी एट एफसी, ठीक है ना। तो इसको मैं सॉल्व कहाँ करता हूँ, मेरे को कुछ चीजें रफ करनी पड़ेगी बच्चों, में ये रफ कर देता हूँ, ठीक है। ये वाला हिस्सा रफ कर देता हूँ मैं। तो देखो सबसे पहले मेरे को निकालना क्या है, एनडीपी एट एफसी, ठीक है। मेरे को दिया हुआ क्या है, जीएनपी एट एमपी। देखो इसी क्वेश्चन में आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएगी, ठीक है। जब मैंने कहा था कि ग्रॉस से नेट पे आऊंगा, ग्रॉस से शुरुआत वाले को, जी वाले को क्या बोलते हैं, ग्रॉस यानी सकल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, नेट बोलते हैं, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं, नेशनल बोलते हैं, बीच में जो एन होता है, और इसको क्या बोलते हैं हम, डोमेस्टिक बोलते हैं। प्रोडक्ट हमारा कांस्टेंट रहता है, दोनों जगह सेम रहता है। ये क्या होता है, मार्केट प्राइस, ये क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट। तो देखो इंग्लिश में हमें क्वेश्चन थोड़े से सॉल्व करने होते हैं, इंग्लिश में नाम लिखा हुआ आता है, तो इसलिए मैंने इंग्लिश में ज्यादा प्रेफरेंस दी है, ठीक है ना। एनडीपी एट एफसी का मतलब क्या है, मैंने बताया था घरेलू आय निकालने के लिए बोल रहा है। तो देखो एनडीपी एट एफसी मेरे को निकालना है, और क्वेश्चन में मेरे को जीएनपी एट एमपी दिया है, ठीक है। देखो मेरे को जी से, सकल से, यदि मुझे कहाँ आना है, नेट पे आना है, मुझे सकल से नेट पे आना है, जी से एन पे आना है, ठीक है ना। तो क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा ना, मूल्यह्रास, माइनस करो डेप्रिसिएशन, ठीक है। अब देखो जो बीच में एन होता है, इसे कहते हैं नेशनल, इसे कहते हैं डोमेस्टिक। जब मेरे को यदि एन से डी पे आना है ना, नेशनल से डोमेस्टिक पे आना है, नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है, तो माइनस करना पड़ेगा एनएफआईए, तो माइनस करेंगे एनएफआईए, विदेशों से प्राप्त सुशासन है, माइनस करेंगे। अब देखो ये तो कांस्टेंट है, पी और पी, है ना बच्चों। अब यदि मेरे को मान लो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आना है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आऊंगा, तो क्या करूंगा, माइनस करूंगा एनआईटी, माइनस करूंगा एनआईटी, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो जो डाटा दिया हुआ है लिखो उसको, जीएनपी एट एमपी कितना है, 6000, डेप्रिसिएशन कितना है मेरे पास, 100 रुपीज, एनएफआईए दिया हुआ है 400, ठीक है ना। एनआईटी, एनआईटी देखो मेरे को क्वेश्चन में कहीं नहीं दिख रहा है डायरेक्ट एनआईटी दिया हुआ हो, है ना। तो एनआईटी के जगह मेरे क्या दिख रहा है, अप्रत्यक्ष कर और सब्सिडी दिख रहा है मुझे, है ना। आईटी का मतलब होता है अप्रत्यक्ष कर, और ये होता है आपका सब्सिडी। तो इसे यहाँ पे लिख दो, ये है आपका आईटी, इनडायरेक्ट टैक्स होता है आपका, और ये क्या है आपका, सब्सिडी है, लिख सकते हो आप लोग, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, आईटी माइनस सब्सिडी कर दूंगा मैं, अप्रत्यक्ष कर माइनस आर्थिक सहायता कर दूंगा, तो निकल के आ जाएगा एनआईटी। तो क्या करूंगा, देखो ब्रैकेट में एनआईटी के जगह पे सबसे पहले आईटी माइनस में सब्सिडी, ठीक है। इसको सॉल्व कर दो, 6000 माइनस माइनस प्लस हो गया, आपका कितना हो गया 500, माइनस में कितना है आईटी मेरे पास 300, माइनस में सब्सिडी कितना है मेरे पास 200 है ना, हाँ ठीक है। तो 6000 में से 500 गया तो कितना बच गया आपके पास 5500 माइनस का
300 से 200 गया तो 100, तो 5500 माइनस का 100 तो कितना आ गया 5400। ये क्या है आपका NDPF-FC है। समझ में आया? अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको कल करवाऊंगा, कल मैं बहुत सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है बच्चों। इसको आप याद रखना, जो चीजें मैंने बताई हैं इसको आप कॉपी में एक जगह स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है ना, और इसको रिवाइज करना 2-3 बार, आपको आ जाएगा चीजें समझ में। तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूं। अब नेक्स्ट पार्ट में आपसे मिलेंगे इसके और भी न्यूमेरिकल्स के साथ। 2 पार्ट में ये चैप्टर होगा, ठीक है। इसमें मैंने थोड़ा एक बेसिक क्वेश्चन लिया है, अगले पार्ट में एक बेसिक क्वेश्चन 1-2 लेंगे, उसके बाद एडवांस क्वेश्चन मैं करवाऊंगा आपको, ठीक है ना। एक पार्ट शायद और लग सकता है, ठीक है, जैसा भी होगा मैं कर लूंगा। एक पार्ट में अगर होगा तो इसके एक ही पार्ट बनाऊंगा, अगर मेरे को लगता है एक पार्ट और जरूरत है तो उसके बाद मैं 2 पार्ट और बना दूंगा, ठीक है। ओके बच्चों, तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ, और ऐसे मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और अपना ऐसे प्यार दिखाते रहें। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद।